जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव की। अक्टूबर नवंबर में वहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और अमित शाह कल रात में वहाँ से लौटे हैं। परसों पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने एनडीए के नेताओं के साथ भी बातचीत की, बैठक की, चर्चा की और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके साथ भी की। एक पूरा रोड मैप लेके गए थे, उस रोड मैप पे चर्चा हुई और रोड मैप उन्होंने सबके साथ साझा किया और कहा कि अगले 6 महीने इसी रोड मैप पे आपको काम करना है। क्या है वो रोड मैप? कैसे अमित शाह वहां जीत की रणनीति बना रहे हैं? क्या उन्होंने टारगेट दिया है? कितनी सीटें जीतने का टारगेट दिया है अपने नेताओं को? ये सारी चीजें अब आज हम बताएंगे। दरअसल अमित शाह का जब रोड मैप की बात करें तो जो राजग नेताओं के साथ बैठक की बातचीत थी, उनकी जो बैठकें हुई, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सीटों का बंटवारा समय आने पे जो बड़े नेता हैं वो आपस में बैठ के कर लेंगे। माना जा रहा है कि जैसे पहले भाजपा और जेडीयू बराबर सीटें लड़ती रही थी, लगभग 100 के आसपास दोनों, और बाकी जो 43 सीटें बचती हैं वो गठबंधन के घटक दलों के बीच में चला जाएगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, हम भी है और चिराग पासवान की पार्टी है। ये मोटा मोटी ये माना जा रहा है, उसमें कुछ सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि सीटों के बंटवारे का इंतजार मत कीजिए और आपको कौन सी सीट मिल रही है उस सीट के आधार पे चुनाव की तैयारी मत कीजिए। चुनाव की तैयारी जो है वो सबको एक साथ मिलके होनी चाहिए और इस सिलसिले में जिला स्तर पर जो घटक दल हैं, जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, ये तमाम जितने घटक दल हैं, सबके नेताओं की, जो जिला स्तर के नेता हैं, उनकी आपस में समन्वय बैठक लगभग सभी जिलों में हो चुकी है। अमित शाह ने कहा कि ये बैठकें ब्लॉक स्तर पे भी होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो आपको बूथ स्तर पे भी, जहां भी समन्वय की जरूरत है, जहां आपस में घटक दल की पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, वो आपस में बैठें। अगले 6 महीने में ये सुनिश्चित करना है, यानी कि एनडीए बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़े। उसमें कहीं से यह न दिखे कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, ये जेडीयू का कैंडिडेट है, ये लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट है या ये हम का कैंडिडेट है। एनडीए का कैंडिडेट है और एनडीए के सभी घटक दल, सभी नेता, सभी समर्थक जो हैं उस उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से खड़ा हुआ उम्मीदवार हो। तो ये तो एक बात उनकी पूरी बैठक की रही और बूथ स्तर पर उन्होंने कहा कि समन्वय की सारी बैठकें 6 महीने में, अगले 6 महीने में खत्म होनी चाहिए, यानी सितंबर तक खत्म होनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर में वहां चुनाव होने हैं, उसके बाद की रणनीति आगे बनेगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि उन्होंने कहा कि जिन जिन बूथ पर, वो बूथों की पूरी लिस्ट लेके के साथ में बैठे थे और उन्होंने पूरी संख्या गिना दी कि ये बूथ हैं जहां बीजेपी को कम वोट मिलते रहे हैं और इन बूथों पर बीजेपी को वोट बढ़ना चाहिए। अगर वो वोट बढ़ेगा तभी हम जीत पाएंगे। और उन्होंने अगले 6 महीने में कौन कौन ऐसे लोग हैं उस बूथ पर जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए, उस समुदाय के, उस कम्युनिटी के, उस जाति के बड़े लोग अगर वहां पहुंचें, अगर उनका दौरा करवाया जाए तो क्या यह संभव है, कैसे उनके प्रभावशाली लोगों को वहां उस क्षेत्र में मिलाया जाए ताकि उनका वोट मिल सके एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। इसकी पूरी रणनीति उन्होंने तैयार की और कहा कि इस पे भी अगले 6 महीने में आपको काम करना है, यानी कि बूथ स्तर पर आपको वो बूथ जिसमें कम वोट मिलता रहा है भाजपा को, वहां वोट कैसे बढ़े, इसके लिए पूरा उन्होंने रोड मैप दिया और उस पर काम करने के लिए कहा। तो 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट की बात है जिस पे अधिकांश पार्टियां ध्यान नहीं देती हैं। अधिकांश पार्टियां अगर बिहार में आप देखेंगे तो वो बयानबाजी में लगी हुई हैं,
वो कोई नीतीश पे हमला कर रहा है, कोई तेजस्वी पे कर रहा है, कोई राबड़ी पे हमले की बात कर रहा है, कोई मोदी पे हमला कर रहा है, वो तमाम चीज़ें कन्हैया कुमार जो हैं वो मोदी को लेके कर रहे हैं, विकास पे सवाल उठा। लेकिन बूथ स्तर पे मैनेजमेंट कैसे हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को कैसे सक्रिय किया जाए, जहाँ जिन बूथों पे कम वोट आ रहा है उन बूथों पे कैसे ज़्यादा वोट लाए जाएं। और ये जो मैनेजमेंट है वो अमित शाह ने कहा कि ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैनेजमेंट करके हमने सफलता दिलाई है और हम सफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2000 अगर आप 18 की बात लें तो बीजेपी को 230 में से केवल 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस 114 सीटें जीती थी। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, बाद में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ से कांग्रेस छोड़ के आए, अपने साथ विधायक लेके आए, उन लोगों ने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुए, फिर बीजेपी की सरकार बनी, वो अलग बात है, लेकिन 109 पे सिमट गई थी। अमित शाह ने कहा कि ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ स्तर पर, ये हमने मध्य प्रदेश में 2023 में किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 230 में से 163 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही। ये तब है जब वहाँ 2 दशक से सरकार बीजेपी की है और लगातार वहाँ पे था और ये कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा वहाँ पे है और भाजपा बिल्कुल हारने वाली है। जितने भी प्रेडिक्शंस आ रहे थे, जितने भी सर्वे आ रहे थे, पोल सर्वे, सब यही कह रहे थे कि भाजपा जो है वहाँ हार रही है, कांग्रेस को एज है। लेकिन कांग्रेस को कहीं कुछ एज नहीं दिखा। 114 पे जो कांग्रेस थी जीती थी 2018 में, 2023 में वो सिमट के 66 पे रह गई। इतना बड़ा 163 और 66 इतना बड़ा गैप है, कहीं कोई एज की बात नहीं थी। अमित शाह ने कहा कि ये माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ स्तर पे। इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, जो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन का उन्होंने दिया नवंबर दिसंबर में कि वहां भी हमने ऐसे ही मैनेजमेंट किया। वहां भी कहा जा रहा था कि जो महाआघाड़ी गठबंधन है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, जो एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस, ये सब का जो महागठबंधन है बहुत मजबूत है, उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन जो अमित शाह का जो माइक्रो जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो बूथ स्तर तक जाता है, वहाँ पे अगर कोई आपका समर्थक है, कोई छूटा हुआ है, किसका बूथ वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, किसको क्या करना है, वो बिल्कुल पहले से आप 6 महीने पहले से तैयार हो जाते हैं और कैसे हर बूथ पे कितनी वोट बढ़ सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको मैनेज करना पड़ता है। वो मैनेजमेंट का परिणाम था कि बीजेपी 288 की विधानसभा वहां है, बीजेपी लड़ी थी 155-56 में, 132 जीतने में सफल रही और जो शिवसेना है वो 57 जीती और एनसीपी 41 जीती। यानी कि बीजेपी का जो अमित शाह का जो ये कुछ लोग इसको अल्ट्रा लोकल इलेक्शन मैनेजमेंट भी कहते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही निचले स्तर पे जाके मैनेजमेंट करना। तो ये जो मैनेजमेंट है ये सिर्फ बीजेपी को ही फायदा नहीं दिला रहा है, बल्कि सहयोगी दलों को भी सीटें दिला रहा है। और दिल्ली का ले अगर उदाहरण, तो दिल्ली में जितने भी सर्वे थे, जो भी सब कह रहे थे इलेक्शन के पहले तक कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को अपर हैंड है, आम आदमी पार्टी जीत रही है, बीजेपी टक्कर दे रही है लेकिन जीतेगी नहीं। लेकिन जो इनसाइड स्टोरी किसी ने बताई मुझे बीजेपी में, बहुत सीनियर ने बताई कि अमित शाह ने 44 सीटें जो हैं वो चुनी थी और ये कहा था कि ये 44 सीटों का मैनेजमेंट हम करेंगे और अगर ये इसमें से हम जीते तो हमारी जीत सुनिश्चित है, हमें कोई हरा नहीं सकता है। ये वो सीटें थी जो जीती जा सकती थी और उन सीटों पर बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मिनिस्टर तक को 1 या 2 सीट दे दिया, 70-80 बूथ उनके दे दिए, किसी को 90 बूथ किसी के हिस्से में आया और ये सिर्फ कहा कि हर बूथ पे संख्या दे दी कि यहाँ पे 200 वोट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, पिछली बार से यहाँ पे 300 वोट एक्स्ट्रा चाहिए, ज़्यादा आपको नहीं करना है। और ये बताते हैं लोग कि उसमें से 44 में से 42 सीटें भाजपा जीतने में सफल रही और आपको पता है कि भाजपा यहाँ कितने सालों बाद सत्ता में आई है, कितने सालों का वनवास जो है वो भाजपा का यहाँ टूटा है। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है
जो बीजेपी का और ख़ास तौर पे अमित शाह का ये पूरा माइक्रो मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है, पूरा रोड मैप अमित शाह वहाँ पे भाजपा के और एनडीए के तमाम नेताओं को समझा के आ गए हैं। ये क्लियर है और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये माइक्रो मैनेजमेंट, ये बूथ स्तर का मैनेजमेंट जो रोड मैप है, इस पे अगर संजीदगी से सभी नेताओं ने काम किया, उस पे वो फीडबैक भी लेंगे हर महीने कि कहाँ कहाँ कितना कितना काम हुआ है, कितना बचा हुआ है। अगर ये पूरा काम कंप्लीट हो गया तो भाजपा या एनडीए कह लें, एनडीए को कुल मिलाकर के 243 में से 225 सीटें भी जीत सकती हैं। यानी कि उन्होंने टारगेट रखा है कि 225 सीटें जीतने का टारगेट रखें और तभी आप जो है वो, बाकी ये टारगेट बहुत ज़्यादा है, केवल 18 सीटें बच जाती हैं। बाकी लोगों के लिए वहाँ आप जानते हैं कि यादव बहुल सीटें भी बहुत सारी हैं, मुस्लिम सीटें बहुल सीटें भी बहुत सारी हैं और आरजेडी का मुस्लिम यादवों का जो है पकड़ अभी भी जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि वो बना हुआ है। तो ये कैसे जीत पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अमित शाह ने जो दिया है, अगर ये सीटें बढ़ जाती हैं बीजेपी की, अगर 150 160 भी आती हैं तो भी ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। क्योंकि पिछली बार आप देखेंगे तो पिछली बार स्थिति बहुत खराब थी बीजेपी की। बीजेपी वैसे तो अकेले 74 सीटें जीती थी और आरजेडी जो है 75 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीयू की स्थिति खराब हो गई थी, 43 सीटें केवल जीत पाई थी। और उसके पीछे उसमें बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान का था, जो उस वक्त अलग होकर चुनाव लड़ी थी और बिल्कुल नीतीश कुमार पे हमला कर रही थी। इस बार चिराग पासवान भी साथ में हैं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो लगातार की बात कर रहे हैं, वो उनके बिल्कुल समर्थन में हैं, तो वो भी आ गए हैं। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, वो अलग जो है ओवैसी की पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़े थे, वो इस बार हैं, हम तो हैं ही इस बार। तो अब देखें तो पूरा का पूरा एकजुट गठबंधन है, वहीं जो विपक्ष का गठबंधन है वो अभी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कन्हैया कुमार अलग जो है वो घूम रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं। कृष्णा अल्लावरू प्रभारी जो गए हैं वो पूरी रणनीति बना रहे हैं कि कांग्रेस कैसे वहाँ रिवाइव करे। जो अल्लावरू कृष्णा और कन्हैया कुमार हैं, इनकी जो है जेडीयू के तेजस्वी और लालू यादव से कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही है। दोनों में मतलब आरजेडी का जो रोजा इफ्तार पार्टी जो थी उसमें कांग्रेस का कोई नेता गया भी नहीं था और न इनके जो पदयात्रा चल रही है पलायन रोको नौकरी दो कन्हैया कुमार की, उसमें किसी भी आरजेडी नेता को कहीं बुलाया नहीं जा रहा है। प्रशांत किशोर एक अलग चाल चल रहे हैं, वो एक अलग अपनी ज़मीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अभी तक उन्होंने संकेत दिया है, जो मिल रही है बात, अभी 1 महीना पहले आई थी कि वो तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से खड़े हो सकते हैं। यानी कि उनके टारगेट पे जो है वो एनडीए का नहीं, जेडीयू बीजेपी का नहीं, बल्कि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो उनके टारगेट पे है। तो ऐसे में जो विपक्ष का जो वोट बैंक है वो बिल्कुल बिखरता नजर आ रहा है और इसमें जो आपस की लड़ाई है, विपक्ष में आपस की जो खींचतान है, उसमें जो अमित शाह ने रोड मैप रखा है और उन्होंने कहा है कि इस रोड मैप पे अगर हम आगे बढ़ें तो 225 सीटें जीतने में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। देखना यह है कि जब चुनाव होता है तो ये लक्ष्य हासिल होता है या नहीं होता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।